दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आर्थिक नियोजन और आर्थिक विकास। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लानिंग। जब ऐतिहासिक रूप से बात करते हैं तो भारत का एक बहुत ही विकसित आर्थिक व्यवस्था थी। क्या थी? भारत क्या था पहले के टाइम पे, जब अंग्रेज नहीं आए थे या अंग्रेज जस्ट आए थे, उस समय की बात करें तो भारत क्या बहुत ही विकसित आर्थिक व्यवस्था थी, जिसके विश्व के अन्य भागों के साथ क्या मजबूत व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। लेकिन जैसे अंग्रेज आए तब हमारा औपनिवेशिक युग शुरू हो गया। और औपनिवेशिक युग के दौरान क्या हुआ, अंग्रेज भारत से सस्ती दरों पर तो कच्ची सामग्री खरीदा करते थे और तैयार माल करके भारतीय बाजारों में ही सामान्य मूल्य से ज़्यादा अधिक उच्च कीमत पे बेचा करते थे। अर्थात कच्चा माल भी हमसे खरीदते थे और तैयार माल करके भी हमको ही बेचते थे और बीच में मुनाफा कमाते थे। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो स्रोत थे इसका द्विमार्गी ह्रास बहुत ज़्यादा होता था, कि मतलब कच्चा माल भी हमारा और बेचेंगे भी हमको, और जो ऊंची कीमतों पे तो नुकसान सबसे ज़्यादा हमको ही हो रहा था। इसी अवधि के दौरान बात करें तो विश्व की आय थी, तो विश्व की आय में भारत का हिस्सा क्या 1700 ईस्वी की बात करें तो 22%, 22.3% हुआ करता था। कितना? दुनिया में जितनी भी आय होती थी तो भारत के अंदर, अकेले भारत के अंदर 22.3% आय होती थी, जो गिरते 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 1952 तक आते आते 3.8% ही रह गई। फिर 1947 की बात करें तो 1947 में भारत की जो आज़ादी के बाद में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण प्रक्रिया को शुरू किया गया। क्या किया गया? भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका पुनर्निर्माण करना शुरू किया गया और इसी उद्देश्य से बहुत सारी नीतियाँ और योजनाएं बनाई गई। और इसी क्रम में क्या बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाओं भी बनाई गई, जिनके माध्यम से इन चीज़ों को लागू किया गया। आज़ादी के बाद क्या 1991 का साल भारत के लिए आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर बन के साबित हुआ। ये तो आपको पता है 1991 में क्या हुआ था। 1991 में हमारे एलपीजी रिफॉर्म हुए थे। इससे पहले देश क्या है एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इसी संकट ने क्या किया था, भारत के नीति निर्माताओं को नई नीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया कि भैया पुरानी नीति से काम नहीं चलेगा और चल भी नहीं रहा है, हमें क्या चाहिए, एक नई नीति चाहिए जिससे देश का नया विकास हो। संकट से उत्पन्न हुई जो स्थिति थी, इसने क्या किया, सरकार को मूल्य स्थिरीकरण, संरचनात्मक सुधार लाने के लिए क्या किया, नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। सरकार को कहा कि भाई अब नीतियां हैं उनको चेंज करो, चेंज नहीं करोगे तो देश डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी नीतियां हैं ये देश के लिए सही काम नहीं कर रही है। स्थिरीकरण की जो नीतियां थी इनका उद्देश्य था कमजोरियों को ठीक करना। क्या कमजोरियां हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, उन कमजोरियों को दूर करना, उनको ठीक करना, जिससे क्या होगा, राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन है इसको ठीक किया जा सकता है। जो हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, जबरदस्ती के खर्चे किए जा रहे, साथ ही साथ जो हमारा विपरीत भुगतान संतुलन है कि हम आयात तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन निर्यात के टाइम पे हमारी चीज़ें को खरीदता ही नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए। संरचनात्मक सुधारों ने क्या किया, कठोर नियमों को दूर किया। क्या किया? कठोर नियमों को दूर किया, जिसके कारण क्या होता है, सुधारों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया। जितने भी सुधार थे वो हमारे पूरी अर्थव्यवस्था में लागू हुए और जो कठोर नियम थे उनको सरल नियमों में बदला गया। बात करें आर्थिक नियोजन की, तो आर्थिक नियोजन क्या है, राष्ट्रीय सरकार की जो रीति और नीति इससे संबंधित कार्यक्रम है। क्या? रीति और नीति से संबंधित कार्यक्रम था, जिसमें क्या हुआ, बाजार शक्तियों के कार्यकलापों में राज्य की जो हस्तक्षेप प्रणाली है इसको सामाजिक प्रक्रिया के ऊपर ले जाने के लिए लागू किया गया। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि बाजार शक्तियों के जो कार्यकलाप है उनमें राज्य हस्तक्षेप की प्रणाली है कि सरकार कम से कम हस्तक्षेप करेगी राज्य जो बाजार है उसके अंदर। योजना आयोग के अनुसार बात करें तो आर्थिक नियोजन क्या होता है, आवश्यक रूप से सामाजिक उद्देश्य के अनुरूप साधनों को अधिकतम लाभ उठाने के लिए संगठित और उपयोग करने का एक तरीका, एक मार्ग है, जिसमें हम क्या कर सकेंगे, साधनों का अधिकतम लाभ उठाएंगे। अब आर्थिक नियोजन की बात करें तो आर्थिक नियोजन की कौन कौन सी विशेषताएं और लक्षण होते हैं उनकी बात करें हम, तो पहली चीज़ है इसमें लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है। पहले ही तय कर दिया जाता है कि हमारे क्या लक्ष्य होंगे, इस बार हमारी क्या प्राथमिकता होंगी जिनके ऊपर हम कार्य करेंगे। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नियोजन का कार्य क्या एक केंद्रीय नियोजन संस्था को सौंप दिया जाता है। जैसे हमारे एनडीसी का निर्माण किया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण किया गया था, तो वही बात है आर्थिक नियोजन के अंतर्गत क्या है, हम एक पहले प्लान बनाएंगे, निर्धारित हमारे ये लक्ष्य होंगे और इनको हमें प्राप्त करना। साथ ही साथ क्या है, केंद्रीय नियोजन संस्था जैसे एनडीसी है
तो इस तरह की संस्थाओं का निर्माण करेंगे। ये संस्थाएं क्या करेगी, इनको लागू करेगी। फिर आर्थिक नियोजन क्या एक निश्चित अवधि के लिए होगा, जैसे शुरू में मैं 5 साल के लिए किया, फिर बीच बीच में 1 साल के लिए। तो इस तरह के एक निश्चित अवधि के लिए इसको किया जाएगा, जिसमें जो हमारे निर्धारित लक्ष्य है उनके लिए प्रयत्न किए जाएंगे कि हमें जो लक्ष्य बनाए हैं उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें। फिर बात करें सरकारी कार्यक्रम की, तो सरकारी कार्यक्रम क्या है, आर्थिक नियोजन सरकारी रणनीति का एक भाग होता है। ठीक है, सरकारी कार्यक्रम आर्थिक नियोजन जो बनाते हैं हम, ये सरकारी रणनीति के ही स्ट्रेटजी के एक भाग हिस्से होते हैं। आर्थिक नियोजन में क्या होता है, राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। आर्थिक नियोजन में क्या होता है, राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और निजी उद्योग और संस्थाओं को भी राजकीय निर्देशों का पालन करना पड़ता है। सरकार जो निर्देश कानून बनाती है उनका पालन करना होगा। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, सामाजिक उत्थान करना है, जिससे समाज का विकास हो। इसमें क्या होता है, संसाधनों का उपयोग क्या विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके, अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा हो सके। बात करें आर्थिक नियोजन की, तो आर्थिक नियोजन क्या है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। आर्थिक नियोजन क्या है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इसमें एक के बाद एक योजनाएं चलाई जाती है, जिनमें क्या होता है, आपस में दीर्घकालिक संबंध होता है, छोटा मोटा नहीं, दीर्घकालिक संबंध होता है। और भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास की बात करें तो इसको हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं। कैसे, तो आज़ादी से पहले और एक आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ, इसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आज़ादी से पहले क्या रहा। भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता 1934 में बताई गई थी। कब, 1934 में पहली बार कोशिश की गई कि भैया हमें तो अपने देश का विकास इस तरह नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्थिक नियोजन। तो सबसे पहले किसने सोचा, 1934 में। 1934 में जो हमारे इंजीनियर थे सर एम विश्वेश्वरैया, उन्होंने अपनी किताब लिखी। किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। बुक का नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो इसे प्रकाशित किया और इसमें क्या बताया गया, भारतीय जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि हमें एक आर्थिक नियोजन की आवश्यकता है। 1935 के बाद ब्रिटिश सरकार ने कुछ प्रांतों को इस कारण स्वायत्तता दे दी कि अब आप अपने अपने राज्य के अंदर क्या कर सकते हैं, जो प्लान्ड इकोनॉमी कर सकते हैं, अर्थात आर्थिक नियोजन कर सकते हैं। बात करें 1938 की, तो 1938 में जो हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री, उस समय तो प्रधानमंत्री होते ही नहीं थे। 1938 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। जो हमारे उस समय के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, जो सुभाष चंद्र बोस, तो उनके टाइम पे एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और ये जो समिति थी कि विश्व युद्ध छिड़ जाने की वजह से और कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाई। क्यों, क्योंकि जिस समय इसको बनाया गया उसी समय क्या द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो फिर सारे सारे कांग्रेस की जितने भी 8 के 8 राज्य थे, 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो 8 के 8 राज्यों में कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। इस वजह से जो हमारी राष्ट्रीय नियोजन समिति थी बनने के तुरंत बाद ही विघटित हो गई और ये कोई भी कार्य नहीं कर पाई। फिर जनवरी 1944 में बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बम्बई योजना के नाम से जानते हैं। अब अप्रैल 1944 में साम्यवादी नेता थे हमारे एम एन रॉय साहब। तो एम एन रॉय साहब ने एक जन योजना बनाई, अर्थात पीपल प्लान बनाया। और इनके बाद 1944 में ही एक योजना महात्मा गांधी जी के विचारों से सहमत होकर श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा तैयार की गई, लेकिन ये योजना पूरी रूप से लागू नहीं हो पाई। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी डिटेल से ले लेते हैं, इन योजनाओं के बारे में। सबसे पहले आते हैं हमारे सर विश्वेश्वरैया योजना। सर विश्वेश्वरैया क्या थे, एक प्रसिद्ध इंजीनियर हुआ करते थे। उन्होंने क्या 1934 में किताब लिखी जिसका नाम था हमारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इस पुस्तक में भारत के नियोजित आर्थिक विकास की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। तो एक किताब थी, किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इस किताब में क्या किया, भारत का नियोजित आर्थिक विकास की ओर सबका आर्थिक ध्यान आकर्षित किया कि भारत कैसा विकास होना चाहिए, नियोजित आर्थिक विकास होना चाहिए। और ये योजना क्या थी, 10 साल की योजना थी, जिसका मूल उद्देश्य था कि 10 साल में राष्ट्रीय आय को हमें दुगना करना है और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना है, लघु और बड़े उद्योगों का समन्वित विकास करना है और व्यवसाय में संतुलन स्थापित करना है। तो हमारे सर विश्वेश्वरैया थे, पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। 10 साल के लिए इन्होंने आर्थिक नियोजन की बात की। फिर आते हैं हमारी बम्बई योजना। बम्बई योजना की बात करें तो 1944 में जनवरी महीने में बम्बई के 8 उद्योगपति एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक योजना प्रकाशित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बम्बई योजना। लेकिन ये योजना पूंजीपति सब ने बोला कि भैया 8 उद्योगपति है तो अपनी अपनी बात की होगी उन्होंने,
इसलिए ये पूंजीवादी योजना मानी गई। इसमें इनमें क्या है, निजी क्षेत्र को अधिक बल दिया गया और योजना इस वजह से लागू नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि समाज और जो हमारे गरीब तबके हैं इनके लिए इसमें कोई प्लान नहीं था, बल्कि ये किसके लिए बनाई गई, निजी क्षेत्र पर बल देने के लिए बनाई गई थी, इसलिए लागू नहीं हो पाई। फिर आती है हमारे एम एन रॉय साहब की जन योजना। भारतीय श्रम संघ के प्रमुख थे एम एन रॉय साहब। उन्होंने अप्रैल 1944 में एक जन योजना बनाई। एम एन रॉय साहब क्या थे, साम्यवादी नेता थे, अतः यह योजना साम्यवादी सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा बल देती थी और ये योजना के साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी, इसलिए सभी ने इसका उपयोग नहीं किया। फिर आती है हमारी गांधीवादी योजना। कौन सी योजना? गांधीवादी योजना की बात करें तो ये योजना क्या, गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित होकर श्रीमन नारायण ने 1944 में प्रस्तुत की थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, जन समुदाय के जीवन स्तर को निर्धारित न्यूनतम सीमा तक लेकर आना है। क्यों? क्योंकि उस समय जो भारत की जनता थी वो दरिद्रता का जीवन जी रही थी। कैसा जीवन? दरिद्रता का जीवन जी रही थी। और श्रीमन नारायण ये चाहते थे कि भारत की जनता का आर्थिक विकास तो बाद में करना, लेकिन उससे पहले उनको एक सामान्य जीवन तक तो लेकर आओ। तो उन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर एक योजना बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं, गांधीवादी योजना कहते हैं। तो इस तरह हमने काफ़ी सारे विचार देखे। ये योजना थी ना श्रीमन नारायण की, ये योजना थी तो बहुत अच्छी। क्या? ये योजना थी तो बहुत अच्छी, लेकिन इसके लिए क्या, पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं थे। देश के पास क्या थे, इतने पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। इसलिए क्या, स्वतंत्रता से पहले गैर सरकारी स्तर पर आर्थिक नियोजन के बहुत सारे प्रयास किए गए थे। क्यों? क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वह इतने सारे कार्य कर सके। इसलिए सभी ने अपने अपने स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर क्या, आर्थिक नियोजन के कार्य किए। लेकिन उस समय की सरकार की उदासीनता रही और कोई भी योजना लागू नहीं हो पाई। कैसी भी योजना लागू नहीं हो पाई। अब बात करें आज़ादी की बात करें, आज़ादी के बाद की बात करें हम, तो भारत को स्वतंत्रता क्या 15 अगस्त 1947 को जाके मिलती है, ये तो सभी को ज्ञात है। तभी से क्या भारत में नियोजित विकास की बात सामने है कि भैया हमें ऐसे विकास करेंगे इधर उधर से तो भारत का विकास ठीक से नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक नियोजित तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और 1951 में औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम बनाया गया। 1948 में तो हमारी औद्योगिक नीति आई और 1951 में औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, उद्योगों का नियोजित विकास और नियमन करना था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया गया। इस वजह से क्या बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया। कब? 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? उस समय के प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस बीच दो योजना और सामने, एक तो सर्वोदय योजना थी और एक थी दूसरी कोलंबो योजना। तो इसी दौरान आई, भारत के सामने ऑप्शन थे, दोनों में से कोई सी भी योजना ले सकते थे। सर्वोदय योजना की बात करें तो सर्वोदय योजना क्या थी? ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी की योजना थी, जो उन्होंने 30 जनवरी 1950 को प्रकाशित की थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि हमें अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करनी है। कैसे अहिंसात्मक ढंग से? मतलब किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है और हमें क्या करना है, शोषण विहीन समाज की स्थापना करनी है। और जो ये योजना थी, इसकी विशेषताएं क्या थी कि आय और संपत्ति की असमानता को समाप्त करना। कि लोगों में किसी के पास तो 1-1 लाख बीघा जमीन है, किसी के पास 1 बीघा जमीन भी नहीं है। तो कई बार क्या, आय और संपत्ति की असमानता बहुत ज़्यादा है, तो इसको समाप्त करो। उद्योगों का संचालन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? समाज के द्वारा किया जाना चाहिए। भूमि का पुनर्वितरण किया जाना चाहिए, मतलब सरकार को भूमि ले लेनी चाहिए और जिसको जितनी जरूरत हो उसी के हिसाब से भूमि दी जानी चाहिए। सहकारी खेती का विकास किया जाना चाहिए। जिनके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं भूमि के, उन सब भूमि को एक जगह जोड़ के और एक बड़े भूखंड का निर्माण करना चाहिए और उसी से क्या है कि फिर खेती करनी चाहिए ताकि किसानों को लाभ हो। ये योजना क्या पूर्ण रूप से सरकार ने नहीं मानी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से नहीं मानी, इसके कुछ सिद्धांतों को सरकार ने माना। अब आती है अगली कौन सी? कोलंबो योजना। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, राष्ट्र ने अंदाजा लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन चाहिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन चाहिए? अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन नहीं किया जाएगा तो देश वापस 1929 की आर्थिक मंदी की चपेट में वापस आ सकता है। तो इसलिए क्या, जनवरी 1950 में संयुक्त राष्ट्र मंडल की सरकारों का एक सम्मेलन कोलंबो में बुलाया गया, जिसमें कि एक सलाहकार समिति की स्थापना की, जो क्या करती थी, देश को बचाने का कार्य करती थी कि भैया कि जो 1929 की आर्थिक मंदी देश दुनिया के अंदर नहीं आनी चाहिए, इसको रोकने के लिए हमने क्या, एक कोलंबो योजना बनाई। तो उन्होंने एक कोलंबो योजना बनाते हैं। अब बात करते हैं हम हमारी योजना की।
हमारी योजनाओं के बारे में बात करें, हमारी योजना शुरू होती है पंचवर्षीय योजनाओं से। किससे शुरू होती है? पंचवर्षीय योजनाओं से शुरू होती है। तो भारत ने क्या किया, जुलाई 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बनाई कि रूपरेखा बनाई कि हमें किस तरह से आगे चलना है। और अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं तो पूरी हो चुकी है। इसी बीच 3 एक-एक वर्षीय योजना और 3 वर्ष के अंतराल में भी नियोजन हुआ है। तो ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना हुई है, एक-एक वर्ष की योजना भी है। भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता की बात करें तो कौन कौन से कारक है जिससे लगता है कि भारत में आर्थिक नियोजन होना चाहिए। पहली बात करें, भारत के जो संविधान है, संविधान के नीति निर्देशित तत्वों का क्रियान्वयन भी करना है, लोक कल्याण करना है, तो हमें आर्थिक नियोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये वो पॉइंट्स है जिनसे हमें बताएंगे कि आर्थिक नियोजन क्यों जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने की आवश्यकता है। निर्धनता का दुष्चक्र है, इसकी समाप्ति और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की प्राप्ति करनी है। प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सतत उपयोग करना है। यदि सतत उपयोग नहीं करेंगे तो संसाधन हम ही लूट लेंगे। भविष्य की जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी उनको कुछ भी नहीं मिलेगा और वो हमें क्या गाली देने के अलावा कुछ भी नहीं देंगे। तो इसलिए हमें इस तरह विकास करना है कि हमारी पूर्ति तो हो ही हो, साथ ही साथ क्या भविष्य की पीढ़ी के लिए कमी नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ की। देश का संतुलित विकास और क्षेत्रीय विषमता को कम करना, आर्थिक संरचना का निर्माण करना, शिक्षा और तकनीक का स्तर ऊंचा रखना। क्या रखना? शिक्षा और तकनीक का स्तर ऊंचा रखना। समाजवादी समाज की स्थापना करना। आर्थिक नियोजन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण सफल रहा। अर्थात जितने भी हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, किसी हद तक क्या है, सभी ने अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। कुछ जो पंच योजनाएं थी वो किन्हीं कारण से, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हो या बहुत सारे ऐसे कारण थे, तो उन वजह से हो सकता है कि उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, लेकिन लगभग सभी ने अपने अपने जो लक्ष्य थे वो प्राप्त किए। अब इसके अवलोकन की बात करें तो इसका अवलोकन इस बात से किया जा सकता है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। 1950-51 की बात करें तो राष्ट्रीय आय क्या है, 10,360 करोड़ रुपये थी, अब जो अब लाखों में हो चुकी है। 14-15 में बढ़ के 1,24,000 और 24,98,662 करोड़ रुपये हो गई है। जबकि 17-18 में ये बढ़ के 1,64,00,00,000 हो गई है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 274 रुपये हुआ करती थी 1950-51 में, तो 2017-18 में बढ़ के 1,11,000 और अब तो लगभग अब वर्तमान में तो 1,68,000 के आसपास हो गई है। फिर बात करें आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता की बात करें हम नियोजन की वजह से, नियोजन के कारण हो ही है ना, आज हम आत्मनिर्भर होने की स्थिति में। नियोजन हुआ इसी वजह से हम आत्मनिर्भर होने की स्थिति में। खाद्यान्न उत्पादन, अवसंरचना, निर्माण, सेवा क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र में हमने क्या आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, अर्थात हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहे हैं। एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें भारत आगे तेजी से नहीं बढ़ रहा है। कई चीज़ों में तो भारत ग्लोबल लीडर के रूप में काम कर रहा है। फिर बात करें कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना में भी हम बहुत ज़्यादा अग्रसर हुए हैं। नियोजन काल में देश में शिक्षा का विस्तार हुआ, स्वास्थ्य कल्याणकारी कार्यों में प्रगति हुई। ये तो आप देख ही सकते हैं, दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं उसमें 2 से 3% डॉक्टर भारत के हैं। अमेरिका डॉक्टर्स में तो 30 से 35% डॉक्टर भारत से पढ़ के गए हुए हैं और इंजीनियर्स में तो 40% से भी अधिक है। जबकि वहाँ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की कमी नहीं है, लेकिन भारत के जो IITians हैं उन्होंने अमेरिका को संभाल रखा है। सामाजिक सेवाओं जैसे कि हमारे पिछड़ी जातियों का कल्याण, उचित मूल्य पर वस्तुओं का वितरण, परिवहन, संचार सेवाओं का विस्तार, ये सब किया जा रहा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना में। तो ये सारे कार्य भारत सरकार के द्वारा नियोजन के माध्यम से किए जा रहे हैं। फिर रोजगार सेवा में वृद्धि की बात करें तो रोजगार नियोजन काल में नए नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों का विकास किया जा रहा है। परिवहन और संचार सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। इन सब के कारण क्या रोजगार अवसरों में भारी वृद्धि हुई है। 31 मार्च 1991 को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कुल 267.33 लाख रोजगार मिला हुआ था, जबकि 31 मार्च 2012 की बात करें तो यह बढ़ के क्या 295.8 लाख व्यक्ति हो गए। तो ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिलता, रोजगार भी इससे बढ़ा। बात करें सार्वजनिक क्षेत्र की तो सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार नियोजन के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या था इसके अंदर, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। तो इसमें डिटेल से देखे थे हमने, तो इसको क्या मार्क करना भूल गया मैं। तो नियोजन के फलस्वरूप क्या सार्वजनिक क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है। वर्तमान में इस क्षेत्र में केंद्र सरकार के 320 उपक्रमों में 11.71 लाख करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है। ऐसा नहीं कि सरकार
बिजनेस नहीं करती है, सरकार पैसा नहीं लगाती है, सारा पैसा केवल बिजनेसमैन या प्राइवेट व्यक्ति लगा रहा है। सरकार भी कम से कम 11.75 लाख करोड़ रुपए लगे हुए हैं उपक्रमों में, कंपनियों में। और जिसमें ऐसे भी नहीं, जिसमें क्या भारी भारी उद्योग है, जैसे हमारे उर्वरक उद्योग है, भारी और हल्की इंजीनियरिंग सामान, खनिज धातु, उपभोक्ता माल, परिवहन, विपणन, ये सारी सेवाएं शामिल है जिसमें भारत सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया गया है। फिर बात करें समाजवादी समाज की स्थापना। आर्थिक नियोजन क्या समाजवादी समाज की स्थापना करने में भी बहुत ज़्यादा सहायता दे रहा है। यद्यपि अभी तक क्या है, पूर्ण रूप से हम समाजवादी समाज की स्थापना नहीं कर पाए, लेकिन हम इसकी ओर अग्रसर जरूर हैं कि हम इसको प्राप्त करेंगे। अन्य उद्देश्य की बात करते हैं, आर्थिक नियोजन क्या अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी आंशिक रूप से सफल रहा है। कह रहा है कि आर्थिक नियोजन अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में आंशिक रूप से सफल रहा है। जैसे कि हमारे पिछड़े क्षेत्रों का बहुत ज़्यादा विकास किया गया, उद्योगों का विकास हुआ है, कृषि उत्पादन बढ़ा है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने में भी सहायता मिली है। विदेशी व्यापार कुछ संतुलित हुआ है, परिवहन और संचार व्यवस्था का विस्तार हुआ है, आंतरिक बचतें बढ़ी है। जो इसका नतीजा ये रहा कि जो इसका परिणाम ये है कि आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे विश्व स्तर के संस्थान है उनको भी मदद देना शुरू कर चुका है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि जब भी जरूरत पड़ती थी तो भारत IMF और वर्ल्ड बैंक इनके सामने क्या रिक्वेस्ट करता था कि हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, लेकिन भारत की आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि भारत रिक्वेस्ट नहीं करता है, बल्कि भारत क्या है उनको पैसे देना शुरू कर चुका है। भारत ने 1980 के दशक में सुधारों को काफ़ी मंद गति से लागू किया था, लेकिन 1991 के बाद से जो सुधार लागू किए गए, इससे भारत के मुख्य धारा में आ गया है। भारत में इतने तेज़ी से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है कि भारत क्या है कि दुनिया की जो लय है उसी लय को भारत ने पकड़ लिया है। अब बात करते हैं हम किसकी, पंचवर्षीय योजनाओं की। पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करें पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आर्थिक विकास और नियोजन किया गया। अब इसकी अवधि की बात करें तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक इसकी अवधि रही थी। लक्ष्य क्या बनाया गया इसका? लक्ष्य ये था कि कृषि और सिंचाई संसाधनों का विकास करना है। क्यों? क्योंकि हमारे उस समय की सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता थी कि सभी लोगों को पेट भर भोजन मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी कृषि है, जिसकी जो प्रणाली है वो पिछड़ी हो गई थी, तो इसमें विकास करना है। कृषि और सिंचाई साधन है उनका विकास करना है। अब इसके लिए हमने बनाया हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल बनाया? हेराल्ड डोमर मॉडल बनाया। अब फिर विकास दर लक्षित की कितनी? 2.1% की। हमें 2.1% का विकास प्राप्त करना है, लेकिन हमें 3.7% का विकास प्राप्त हुआ। इससे हम मान सकते हैं ये योजना जो हमारे लक्ष्य थे उसको प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल साबित हुई। अब इसके लिए हमने कौन कौन से कार्यक्रम बनाए? कार्यक्रमों की बात करें तो 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया गया। जैसे कि हमारी एक तो हीराकुंड परियोजना, ये हमारी महानदी पर था उड़ीसा में। दामोदर घाटी परियोजना हमारे पश्चिम बंगाल में। टेनेसी नदी परियोजना जो हमारे अमेरिका में थी, दुनिया की पहली बहुउद्देशीय परियोजना इसी पे आधारित था। इसी को हमने समझकर ये हमारी दामोदर घाटी परियोजना बनाई थी। तीसरी हमारी भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सतलज नदी पे था पंजाब में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ये हमारी परियोजनाएं थी इनको भारत में मंदिर कहा था। उन्होंने कहा कि आप मंदिर देखने जाना चाहते हो तो दुनिया के मंदिर की बजाय, देश के मंदिर की बजाय हमें ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखनी चाहिए। यही वास्तव में भारत के मंदिर है। क्यों? क्योंकि भारत की जितनी भी इच्छाएं हैं ये इनके द्वारा ही पूरी होने वाली है। फिर IIT खड़गपुर की स्थापना इसी दौरान की गई। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। 1953 में राष्ट्रीय प्रसाद सेवा कार्यक्रम, 1953 में UGC की स्थापना, 1955 में इंडिकेट कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में की गई। और ये जो फैक्ट्री है इसके द्वारा सबसे पहले स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत बनाई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वंदे भारत ट्रेन तो हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा, मोदी जी सरकार के द्वारा चलाई गई। तो आप देख सकते हैं 1955 में जो हमारी पहली ट्रेन बनी थी ये वंदे भारत बन गई थी। बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, अवधि क्या थी इसकी? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1960 तक। अब इसका क्या लक्ष्य रखा गया? इसका लक्ष्य था उद्योगों का विकास करना और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। मॉडल कौन सा था? PC महालनोबिस। बात करें हमने इसके लिए लक्ष्य तय किया 4.5% की वृद्धि दर हमें प्राप्त करनी है और प्राप्त हुई हमें 4.2। तो आप सोचेंगे ये तो बहुत कम है, लेकिन ये बहुत कम नहीं है। ये जो हमारी एवरेज है इससे तो बराबर है, लेकिन लक्ष्य तो हमें प्राप्त नहीं है। इसमें के लिए देश में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए?
कार्यक्रमों की बात करें तो देश में 3 स्टील प्लांटों की स्थापना हुई। जैसे हमारे हिंदुस्तान स्टील के द्वारा सेल के द्वारा पीएससी के रूप में स्थापना की गई। कहाँ का? राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में यूएसए के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। तो 3 हमारे स्टील प्लांटों की स्थापना की गई। किसके तहत? हिंदुस्तान स्टील के तहत। 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। 1958 में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई, KAVIC, जिसके द्वारा क्या? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। बात करें हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी हमारे 1 अप्रैल 1961। कब थी? 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो जाता है। इस वजह से 1964 में क्या होती है, जो हृदयाघात की वजह से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। 1965-66 में भयंकर अकाल पड़ जाता है और ये योजना क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि उस समय कितनी बड़ी बड़ी त्रासदियाँ हुई थी, जिस वजह से ये अपने लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने में असफल रहती है। हमने लक्ष्य क्या बनाया था? हमें आत्मनिर्भरता चाहिए। क्या चाहिए? आत्मनिर्भरता चाहिए। और इसके साथ हमें क्या करना? आगे भी बढ़ते रहना है। आगे बढ़ने के साथ साथ हमें आत्मनिर्भरता भी चाहिए। मॉडल बनाया गया सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। कौन सा मॉडल अपनाया हमने? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। बात करें वृद्धि दर की, तो हमने लक्ष्य तो तय किया था 5.6% प्राप्त करने का, लेकिन प्राप्त हुई हमें 2.5%। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि भारत चीन युद्ध हो गया, हमारे प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो ऐसे करके भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम इसको प्राप्त नहीं कर पाए। कार्यक्रम की बात करें तो इसी दौरान हमारे बोकारो स्टील प्लांट झारखंड की स्थापना रूस के सहयोग से की गई। 1964 में हमारा IDBI जो औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसकी स्थापना की गई। 1964 में जो यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना, ये UTI की स्थापना की गई। 1965 में हमारे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना की गई 1965 में। आपको भी पता होगा 1965 में जो भारतीय खाद्य निगम ये क्या करता है, अब हमारे जो PDS के लिए जो अनाज इकट्ठा किया जाता है सरकार के द्वारा खरीद कर, ये हमारे भारतीय खाद्य निगम के जो गोदाम होते हैं इन्हीं के अंदर संचित किया जाता है और फिर सब जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई, जिसका नाम 1985 में बदल दिया गया और CACP कर दिया गया, जो आज हमारे क्या करता है कि जो MSP की डिमांड की जाती है किसानों के द्वारा, तो MSP की डिमांड के पैसों को डिसाइड यही करता है, अर्थात राष्ट्रीय कृषि कीमत आयोग की किस फसल की कितनी कीमत होगी। इसके लिए कौन सा तरीका काम में लिया जाता है? C2+F। बात करें योजनाओं का की, यह अवधि थी हमारे 1966 से 1969 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता की वजह से क्या होता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता की वजह से देश के सामने विपरीत स्थितियां आ जाती हैं। इसके कारण क्या कोई भी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं की जा सकी। इस कारण इसी अवधि को योजना अवकाश के रूप में देखा जाने लगा कि अब हमें क्या योजना नहीं बनानी पंचवर्षीय, और थोड़े टाइम तक हमें वैसे ही चलाना है। 1966 से 1969 के बीच वार्षिक योजनाओं को लागू किया गया, अर्थात योजना 1 साल के लिए बनाई। 1966 में हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती है। अब भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है खाद्यान्न की कमी। क्यों? क्योंकि भारत के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। तो खाद्यान्न की कमी की वजह से भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। लोग एक एक टाइम तक भूखे रहने लगे। अब इसकी आपूर्ति के लिए सरकार ने सोचा कि हम दूसरे देशों से अनाज खरीद लेते हैं, और दूसरे देशों में अमेरिका के द्वारा खराब गेहूं की आपूर्ति की गई। तो आपूर्ति के साथ साथ उस अनाज की कीमत भी अधिक वसूली की। इसलिए देश में जो हमारे MS स्वामीनाथन जी थे, इनके नेतृत्व में किया गया क्या? हरित क्रांति। क्या? हरित क्रांति की शुरुआत की गई भारत के अंदर हमारे MS स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में। और हमारे जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके अंदर कुछ फसलों को लेके क्या है काफ़ी तेज़ी से विकास किया गया। आज हम ऐसी स्थिति में हैं, हमारा तो खाद्यान्न की आपूर्ति तो होती है, हम विदेशों में भी इसका निर्यात कर लेते हैं हरित क्रांति की वजह से। जो ये दौर है हरित क्रांति की ज़रूरत का ही दौर था, अर्थात उस समय वास्तव में ऐसी ज़रूरत थी कि हरित क्रांति होनी ही होनी चाहिए। वर्ष 1966-67 में देश में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। क्या? देश में हरित क्रांति की शुरुआत की गई 1966-67 में, जिसका जनक कौन था? वैश्विक रूप से तो हमारा नॉर्मन बोरलॉग था।
और भारत में MS स्वामीनाथन को इसका संस्थापक या इसकी शुरुआत करने वाला माना जाता है। हरित क्रांति में मुख्यतः गेहूं और चावल की फसलों पर जोर रहा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें पेट भरना है, बाकी चीज़ें बाद में करनी है। यदि अभी सारी चीज़ें देखने लग जाएंगे तो कैसे चलेगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूंजी, जमीन, सिंचाई, अन्य जितने भी कृषि संबंधी अवसंरचनाएं थी उनकी उपलब्धता होने के कारण इन क्षेत्रों में कृषि क्रांति, जो हमारी हरित क्रांति थी, ये बहुत ज़्यादा सफल रही। बात करें, अब आती है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना सबके सामने आती है। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुई और ये हमारे समाजवादी मॉडल पर आधारित थी। समाजवाद पे आधारित थी। लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ साथ हमें आर्थिक विकास भी प्राप्त करना है। मॉडल की बात करें तो अशोक रुद्र और एलन माने का खुला प्रतिमान मॉडल था ये, अर्थात ओपन कंटिजेंसी मॉडल था। आर्थिक समृद्धि दर की बात करें तो लक्ष्य हमारा 5.5% का था और प्राप्त कितने भी हमें 3%। तो इसके दौरान कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए। कार्यक्रम की बात करें तो 24 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी पूंजी है 50 करोड़ से ज़्यादा हुआ था। 50 करोड़ से ज़्यादा वाली जो पूंजी है तो उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में, जब 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत क्या एरिया अप्रोच को अपनाया गया। क्या अपनाया गया? एरिया अप्रोच को अपनाया गया। इसे जिला स्तरीय बैंक योजना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जिला स्तरीय बैंक योजना भी कहते हैं। 1969 में व्यापार एकाधिकार प्रतिबंध अधिनियम मतलब MRTP लागू किया गया। एक अधिनियम है MRTP अधिनियम, एकाधिक व्यापार एकाधिकार प्रतिबंध अधिनियम MRTP लागू किया गया 1969 में। श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, हमारे वर्गीज कुरियन जी के निर्देशन में 1970 में लागू की गई। 1974 में हमारे जो भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण रेंज में किए गए, जिसका नाम बुद्ध मुस्कुराए या फिर स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी काल में दो, अब आप ऐसे देख सकते हैं हमारे इतिहास में जो हमारे देश के दो कद्दावर नेता थे, जैसे एक तो हमारी कांग्रेस पार्टी की थी, एक तो हमारी इंदिरा गांधी जी। तो उस समय पहला परमाणु परीक्षण किया गया जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। तो दूसरे हमारे बीजेपी सरकार के थे, वो हमारे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनके समय 1998 परमाणु परीक्षण किए गए। तो आप इसको देखेंगे आगे। 1973 के में 73-74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को लागू किया गया। क्या किया गया? 1973-74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को लागू किया गया। 1974 में परिवार नियोजन अपनाने वाला भारत विश्व का पहला देश था। यदि ये तो आपने अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनी होगी कि जो इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था, अर्थात जो प्रधानमंत्री वाला काल था, उस समय उनके जो बेटे थे संजय गांधी, उन्होंने परिवार नियोजन को काफ़ी लंबे स्तर तक लागू किया था। और कहा जाता था, ऐसी कहावतें चलती थी कि उनके द्वारा जो लोग थे उनको पकड़ पकड़ के नसबंदी की जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि जो कुंवारे लोग होते थे उनकी भी नसबंदी कर दी जाती थी। ऐसी कहावतें हैं। लेकिन क्या है, परिवार नियोजन का दौर चल रहा था कि हमें जनसंख्या को तेजी से बढ़ने से रोकना है, और किसी हद तक ये सफल भी रहा था। 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था, उसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना। अब बात करेंगे पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना की। इसकी बात करते हैं 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक ये रही। इसका नारा था गरीबी हटाओ। फिर कहते थे, जैसे इंदिरा गांधी जी का नारा था गरीबी हटाओ, और जो हमारी विपक्षी पार्टी थी उस समय की, तो उनको वो नारा देती थी इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो इस तरह के कॉमेडी वाले नारे चलते थे उस टाइम पे। तो और वो कहती थी गरीबी हटाओ। मॉडल की बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो द्वारका प्रसाद धर मॉडल अपनाया गया। समृद्ध वृद्धि दर की बात करें तो लक्ष्य किया गया 4.5%, 4.4%, और हमें मिली कितनी? 4.8%। तो हमें जो हमारी उम्मीद से ज़्यादा फायदा रहा। कार्यक्रम की बात करें तो 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसकी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 1975 को रूरल रीजनल बैंक की बात करते हैं, जो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनकी स्थापना की गई। 1975 में गरीबी हटाओ के साथ 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई, अर्थात 20 सूत्री कार्यक्रम अपनाए गए, जिसमें हमारे स्वास्थ्य, रोजगार, महिला स्वास्थ्य, बच्चों की जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, पोषण है, तो ऐसे करके शिक्षा है,
ऐसे करके बहुत सारे कार्यक्रमों को इसके अंदर शामिल किया गया तथा जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम थे जिनके माध्यम से हमें गरीबी को रोकने की कोशिश की गई। 1977-78 में काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत की गई। क्या किया गया? काम के बदले मिलेगा अनाज, अर्थात जो नरेगा के जो बीज थे उस समय डल गए थे। 1977-78 में अंत्योदय योजना भी शुरू हुई। 1977-78 में क्या हुआ? अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई। 25 जून 1975 को भारत में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगा दिया गया। क्या हुआ? आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया गया और ये अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाली एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी। अर्थात जो 5 पंचवर्षीय योजना ने पूरे 5 साल काम नहीं किया, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसने पूरे 5 साल काम नहीं किया। अब बात करेंगे रोलिंग प्लान की। किसकी? रोलिंग प्लान की बात करें तो 1978 से 1980 तक 2 साल की वार्षिक योजना लागू की गई जिसे रोलिंग प्लान या अनवरत योजना भी कहते हैं। रोलिंग प्लान की बात करें तो ये शब्द सबसे पहले गुरनार मंडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में यूज किया था। गुरनार मंडल थे तो उन्होंने अपनी पुस्तक थी एशियन ड्रामा में पहली बार रोलिंग प्लान शब्द का काम में लिया। भारत में रोलिंग प्लान का जनक किसे माना जाता है? डी लकड़ावाला को। क्या? डी लकड़ावाला को हमारे रोलिंग प्लान का जनक माना जाता है। फिर आती है हमारी कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक हमारी छठी पंचवर्षीय योजना चली और ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 2 बार शुरू की गई और मोरारजी देसाई के द्वारा हमारे अपने कार्यकाल में 1978 से 1983 के लिए ये पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना। किसके द्वारा शुरू की गई थी? मोरारजी देसाई के द्वारा शुरू की गई। लक्ष्य क्या था? रोजगार सृजन के साथ साथ गरीबी निवारण भी करना है। मॉडल की बात करें तो मॉडल कौन सा था हमारा? इनपुट आउटपुट मॉडल या आगत निर्गत मॉडल। और वृद्धि दर की बात करें तो हमने लक्ष्य किया था 5.2% और प्राप्त हुए में 5.7%। अर्थात हमारे मोरारजी देसाई जी इन्होंने जरूरत से ज़्यादा कार्य किया, अर्थात 5.2 की बजाय 5.7 प्राप्त करके बताया। कार्यक्रम की बात करें तो क्या प्राप्त हुआ? 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज़्यादा हुआ करती थी। 12 जुलाई 1982 को वहाँ नाबार्ड की स्थापना की गई। 1982 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। क्या? 1982 में विश्व बैंक की स्थापना हुई जिससे क्या है विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद मिली। पहली बार जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीतिगत दृष्टिकोण अपनाया गया। रोजगार गणना के लिए मानक प्रति व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया। मतलब 273 दिवस बेरोजगार होंगे तो उसको रोजगार नहीं माना जाएगा या इसको रोजगार माना जाएगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट सामने आए। 15 वर्षीय नीतिगत उपाय के कारण क्या है? इसे प्रोस्पेक्टिव प्लान भी कहा गया। क्या कहा गया? प्रोस्पेक्टिव प्लान कहा गया। पहली बार पर्यावरण और परिवेश सुरक्षा या पर्यावरण और परिवेश सुरक्षा और संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण तथा ट्राइसिम कार्यक्रम, ग्रामीण महिला और बाल विकास जो द्वारका, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGPA, ठीक है। तो रूरल लैंड जो लैंडहीन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है तो उनकी बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार तो NREP ये सारे कार्यक्रम लागू किए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या आर्थिक उदारीकरण की उस टाइम पे शुरुआत की गई। तो इस तरह हमने छठी पंचवर्षीय योजना देख ली। अब आती है हमारी कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी अवधि हमारी 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 थी। कितनी? 31 मार्च 1990 तक ये चलती रही। लक्ष्य की बात करें तो आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय ये हमारे इसके लक्ष्य थे। मॉडल की बात करें तो दीर्घकालीन विकास निधि उदारीकरण का मॉडल था, जिसे आगत निर्गत मॉडल भी कहते हैं। आर्थिक समृद्धि दर की बात करें तो लक्ष्य 5.0% का रखा गया और हमें मिलेगी इतनी 6.1%। हमें जरूरत से ज़्यादा इसका फायदा मिला। कार्यक्रम की बात करें हम इसकी तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। हर साल 4% की दर से रोजगार में वृद्धि, रोजी रोटी उत्पादकता का नारा दिया गया। 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। 1987 में जनजातीय सहकारी विपणन संघ द ट्राइफेड की स्थापना की गई। 12 अप्रैल 1988 को सेबी का गठन किया गया। इसका 12 अप्रैल 1988 को सेबी का गठन किया गया। देश में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत भी इसी टाइम पे की गई। रोजगार के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें धुआं रोजगार योजना अप्रैल 1989 में और शहरी क्षेत्र में नेहरू रोजगार योजना 1987 में शुरू की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे जैसे हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री जो शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है उस और साथ ही साथ मनरेगा चल रही है।
तो हमारे उस समय पे ही ये योजनाएं शुरू कर दी गई थी, शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए। फिर बात करें हम वार्षिक योजना की, तो वार्षिक योजना की बात करें तो वर्ष 1990-92 तक, क्या 1990-92 तक के काल को योजना विहीन काल भी कहते हैं। देश में क्या राजनीतिक अस्थिरता थी, इसकी वजह से क्या 1 अप्रैल 1990 से हमारे 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई। 1990-92 तक देश के सामने विदेशी मुद्रा का संकट हो आ गया और भुगतान संतुलन की स्थिति क्या भारत के सामने प्रतिकूल हो गई। अर्थात भुगतान संतुलन तो आप समझ सकते हैं कि हमारे आयात को चुकाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास और निर्यात करने के लिए हमारे पास सामान नहीं है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो हमारा भुगतान संतुलन है। इस दौरान क्या 1991 में 2 बार रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा और इस दौर में देश के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाने के कारण हमारी जो नई आर्थिक नीति है इसको अपनाना पड़ा। और आर्थिक संकट के कारण इस दौर में 1990-91 और 1991-92 2 वर्षीय योजनाएं लागू की गई। जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार भी लागू किए गए। बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की, 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें हम, इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। लक्ष्य था मानव संसाधन विकास, मॉडल था हमारा जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। आर्थिक समृद्धि की बात करें दर की, तो लक्ष्य था हमारा 5.6%, प्राप्त हुई हमें 6.8%। और ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें क्या योजना आयोग ने 3 अध्यक्ष बदले और इसके अंतर्गत क्या सबसे ज़्यादा खर्च ऊर्जा क्षेत्र में किया गया था। मॉडल कौन सा था हमारा जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, कार्यक्रमों की बात करें हम तो 15 से 35 वर्ष की आयु में निरक्षरता को समाप्त करना, क्या 15 से 35 आयु वर्ग में क्या निरक्षरता को समाप्त करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत करना। 1 जनवरी 1995 में भारत WTO का संस्थापक सदस्य बन गया। अगस्त 1995 में जो मिड डे मील योजना है, जो हमारे पोषण योजना कहते हैं वो इसे, तो इसके माध्यम से विद्यालय में क्या है कि पोषाहार वितरण की शुरुआत की गई। 1973-74 संविधान संशोधन के तहत क्या स्थानीय शोषण की नींव पड़ी और सुरक्षित पेयजल में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया गया। तो इस तरह हमने पार्ट फर्स्ट देखा योजना आयोग नीति आयोग से संबंधित, जो हमारा आर्थिक विकास और नियोजन के बारे में हम बात कर रहे थे। इसका एक और वीडियो आएगा पार्ट 2, तो उसके अंदर हम इसके आगे देखेंगे ताकि किस तरह से नीति आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग के स्थान पर और वो कैसे कार्य करेगा। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।